गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे। इस सेशन में हम कैरेक्टराइजेशन लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड प्लांट्स कैरेक्टराइजेशन लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ न्यूट्रिएंट दिया है, दूसरी तरफ उसका क्रिटिकल लेवल दिया है। क्रिटिकल लेवल में भी दो पार्ट दिया है, एक तो आपका सॉइल का दिया है, दूसरी तरफ आपका प्लांट का दिया है। बात करते हैं न्यूट्रिएंट में। पहला न्यूट्रिएंट है सल्फर। सल्फर का जो क्रिटिकल लेवल होता है सॉइल में 8.30 ppm होता है। और बात करते हैं प्लांट्स में, प्लांट के केस में यदि हम बात करते हैं तो सल्फर न्यूट्रिएंट का क्रिटिकल लेवल सॉइल में कितना होता है तो 8.30 ppm होता है। प्लांट्स में लेस देन 0.15 टू 0.2 ppm होता है। नेक्स्ट कैल्शियम, दूसरा न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम का क्रिटिकल लेवल सॉइल में लेस देन 25% कैटायनिक चेंज कैपेसिटी होता है, जबकि प्लांट्स में लेस देन 0.2% कैटायनिक चेंज कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट तीसरा न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का क्रिटिकल लेवल सॉइल में लेस देन 4% कैटायनिक चेंज कैपेसिटी, जबकि प्लांट्स में लेस देन 0.1 टू 2% कैटायनिक चेंज कैपेसिटी। चौथे नंबर का न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक का सॉइल में क्रिटिकल लेवल कितना होता है 0.6 ppm होता है, जबकि प्लांट्स में कितना होता है तो लेस देन 15 to 20 ppm। एंड नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मैग्नीज। मैग्नीज का क्रिटिकल लेवल सॉइल में 2 ppm होता है, जबकि प्लांट्स में लेस देन 20 ppm होता है। न्यूट्रिएंट कॉपर का सॉइल में क्रिटिकल लेवल कितना होता है 0.2 ppm होता है, जबकि प्लांट्स में लेस देन 4 ppm होता है, लेस देन 4 ppm होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन का सॉइल में क्रिटिकल लेवल कितना होता है 2.5 से लेके 4.5 ppm होता है, जबकि प्लांट्स में लेस देन 50 ppm होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है बोरान। बोरान का सॉइल में क्रिटिकल लेवल कितना होता है तो 0.5 ppm होता है, प्लांट्स में लेस देन 20 ppm होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का सॉइल में क्रिटिकल लेवल कितना होता है तो 0.2 ppm और प्लांट्स में लेस देन 0.1 ppm होता है। नेक्स्ट लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस क्या दिया है भैया तो लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस दिया है। लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस, एक तरफ क्रॉप दिया है, दूसरी तरफ इंडेक्स टिश्यू दिया है, तीसरी तरफ स्टेज दिया है, चौथे तरफ पार्टिकुलर दिया है, पांचवें तरफ आपका सैंपल साइज दिया है। पहले नंबर पे आपका क्या आता है, पहले नंबर पे आपका एसिड लाइम आता है। इंडेक्स टिश्यू क्या होता है तो इसका लीफ होता है। स्टेज क्या होता है तो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। पार्टिकुलर्स क्या होता है तो 3 to 5 months ओल्ड लीफ फ्रॉम न्यू फ्लश फर्स्ट लीफ ऑफ शूट। और सैंपल साइज कितना होता है तो इसका सैंपल साइज 30 होता है, यानी कि एसिड लाइम का इंडेक्स टिश्यू लीफ होता है, स्टेज इसका सितंबर अक्टूबर होता है। पार्टिकुलर्स इसका 3 to 5 months ओल्ड लीफ फ्रॉम न्यू फ्लश होता है फर्स्ट लीफ ऑफ शूट का, यानी सैंपल साइज इसका 30 होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज बनाना। बनाना का इंडेक्स टिश्यू क्या होता है तो बनाना का इंडेक्स टिश्यू पेटियोल होता है। स्टेज क्या होता है तो बड डिफरेंशिएशन इन 16th लीफ स्टेज, यानी 16वें लीफ स्टेज में बड का जो डिफरेंशिएशन होता है वही स्टेज होता है किसका तो बनाना का। पार्टिकुलर्स की बात करते हैं तो पेटियोल ऑफ थर्ड ओपन लीव्स फ्रॉम एपेक्स और लीफ लेमिना 20 cm² इन सेंट्रल पार्ट ऑफ लीफ। और सैंपल साइज कितना होता है तो इसका सैंपल साइज जो होता है वो 15 होता है। इसका सैंपल साइज कितना होता है तो सैंपल साइज इसका 15 होता है। नेक्स्ट बेर का इंडेक्स टिश्यू क्या होता है तो लीफ होता है, यानी बेर का इंडेक्स टिश्यू लीफ होता है। स्टेज क्या होता है 2 month आफ्टर प्रूनिंग, यानी प्रूनिंग के 2 महीने बाद जो होता है वो क्या होता है तो 2 महीने बाद होता है।
नेक्स्ट 6 लीफ यानी पार्टिकुलर्स क्या होता है तो 6 लीफ फ्रॉम अपेक्स फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शियरी शूट्स। सैंपल साइज कितना है तो 40 होता है। नेक्स्ट कस्टर्ड एप्पल का इंडेक्स टिश्यू क्या होता है तो लीफ होता है। स्टेज कितना होता है तो 2 मंथ आफ्टर न्यू ग्रोथ यानी नए ग्रोथ से 2 महीने बाद किया जाता है। पार्टिकुलर्स क्या होता है तो 5 लीफ फ्रॉम अपेक्स यानी अपेक्स से 5 लीफ जो होता है वो लेकर किया जाता है। सैंपल साइज कितना है तो इसका भी सैंपल साइज 30 होता है। सैंपल साइज 30 होता है। नेक्स्ट क्या दिया है तो अगले पॉइंट पे दिया है क्या तो नेक्स्ट पे दिया है क्या तो नेक्स्ट पे दिया है फिग का टिश्यू क्या है तो इंडेक्स टिश्यू आपका लीफ है एंड इंडेक्स टिश्यू आपका लीफ है एंड नेक्स्ट इंडेक्स टिश्यू लीफ है। भूल गए तो यार। स्टेज पार्टिकुलर्स सैंपल साइज स्टेज क्या है इसका स्टेज क्या है तो फिग का लीफ टिश्यू इंडेक्स टिश्यू क्या है तो लीफ है और इसका स्टेज क्या है तो अप्रैल टू अगस्त क्रॉप है। अप्रैल टू अगस्त क्रॉप के रूप में जाना जाता है इसे। एंड पार्टिकुलर्स क्या है तो 9th लीफ फ्रॉम अपेक्स। सैंपल साइज इसका 20 होता है। नेक्स्ट क्रॉप है ग्रेप जो कि डबल प्रूनिंग के नाम से जाना जाता है। ग्रेप में डबल प्रूनिंग किया जाता है। इंडेक्स टिश्यू क्या है पेट्यूल है एंड स्टेज क्या है बॉडी डिफरेंशिएशन 45 डेज आफ्टर प्रूनिंग यानी कि प्रूनिंग के 45 दिन बाद बर्ड डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है किसमें फिग में। और इसका पार्टिकुलर्स क्या होता है तो 5 पेट्यूल्स फ्रॉम बेस फॉर यील्ड फोरकास्ट यानी यील्ड फोरकास्ट के लिए बेस से 5 पेट्यूल लेकर होता है क्या तो ग्रेप में। नेक्स्ट है और इसका सैंपल साइज कितना होता है तो 200 होता है। नेक्स्ट क्रॉप है गुआवा का इंडेक्स टिश्यू क्या होता है तो गुआवा का इंडेक्स टिश्यू लीफ होता है। स्टेज क्या होता है तो अगस्त से दिसंबर होता है। और पार्टिकुलर्स क्या होता है तो 3 पेयर्स लीफ फ्रॉम अपेक्स यानी अपेक्स 3 पेयर्स देखने को मिलता है। सैंपल साइज इसका 30 होता है। नेक्स्ट क्रॉप है लीची का इंडेक्स टिश्यू लीफ होता है। स्टेज क्या होता है तो 6 मंथ फ्रॉम ऑटम प्लस। और इसका जो पार्टिकुलर्स होता है 2 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स फ्रॉम टिप। और इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 30 होता है। नेक्स्ट है मैंड्रिन लीफ यानी नेक्स्ट क्रॉप इज मैंड्रिन लीफ। इंडेक्स टिश्यू इसका लीफ होता है और इसका इंडेक्स टिश्यू इसका लीफ होता है। और स्टेज क्या होता है तो जून होता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स क्या होता है तो इंडेक्स इसका जून होता है। और पार्टिकुलर्स में 3 to 5 मंथ ओल्ड लीव्स फ्रॉम न्यू फ्लश सेकेंड लीफ फ्रॉम बेस अगस्त अक्टूबर मंथ फ्रॉम अम्ब बाहर। सैंपल साइज इसका 50 होता है। नेक्स्ट क्रॉप है मैंगो में जो इंडेक्स टिश्यू क्या है तो आपका लीफ है। और स्टेज क्या होता है तो रिसेंटली मैच्योर्ड लीफ होता है। पार्टिकुलर्स में क्या आता है तो वेजिटेटिव शूट्स 5 मंथ ओल्ड मिडिल लीफ इन शूट्स। पार्टिकल साइज इसका कितना होता है तो सैंपल साइज इसका 15 होता है। सैंपल साइज कितना है तो सैंपल साइज 15 होता है। नेक्स्ट क्रॉप है पपैया में क्या देखने को मिलता है तो पपैया में पेट्यूल्स होता है 6 मंथ आफ्टर प्लांटिंग यानी इसका जो स्टेज होता है वो 6 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग होता है। 6 पेट्यूल्स फ्रॉम अपेक्स यानी कि जो पार्टिकुलर्स होता है इसका तो अपेक्स से 6 पेट्यूल्स लेकर होता है। सैंपल साइज इसका 20 होता है। सैंपल साइज कितना आता है तो सैंपल साइज इसका 20 होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज पैशन फ्रूट का लीफ इंडेक्स क्या होता है तो लीफ होता है। और इसका स्टेज क्या होता है तो लीफ अगेंस्ट फर्स्ट ओपन फ्लावर। और पार्टिकुलर्स में क्या आता है तो 6 लीफ फ्रॉम अपेक्स। सैंपल साइज कितना होता है तो 50 होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज फालसा का लीफ इंडेक्स आपका फ्रूट्स होता है लीफ होता है। एंड स्टेज क्या होता है 1 मंथ आफ्टर प्रूनिंग एंड स्टेज और इसका 1 मंथ आफ्टर प्रूनिंग होता है। इसके बाद 1 मंथ आफ्टर प्रूनिंग होता है। और पार्टिकुलर्स में क्या आता है तो 4 लीफ फ्रॉम अपेक्स और सैंपल साइज इसका 30 होता है। नेक्स्ट है पाइन का जो लीफ इंडेक्स होता है वो वाइट होता है। रिसेंटली मैच्योर्ड लीफ यानी स्टेज क्या होता है तो रिसेंटली मैच्योर स्टेज होता है लीफ होता है। और इसका पार्टिकुलर्स क्या होता है तो 4 लीफ फ्रॉम अपेक्स वाइट। सैंपल साइज इसका 50 होता है। नेक्स्ट है वाइट लीफ बेस होता है। वाइट लीफ बेस पूरा आता है। नेक्स्ट की क्रॉप है पॉमग्रेनेट का इंडेक्स
लीफ इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स टिश्यू क्या होता है, तो लीफ होता है। स्टेज क्या होता है, तो बर्ड डिफरेंशिएशन इन अप्रैल फॉर फेब्रुअरी क्रॉप, और इसका जो पार्टिकुलर्स होता है 8 लीफ फ्रॉम अपेक्स एंड सैंपल साइज इसका 50 होता है। सैंपल साइज कितना होता है, तो 50 होता है। नेक्स्ट क्रॉप सपोटा नेक्स्ट क्रॉप सपोटा का लीफ इंडेक्स टिश्यू क्या होता है, तो लीफ होता है। और इसका किस महीना में क्या करते हैं, स्टेज क्या है, तो सितंबर है। एंड पार्टिकुलर्स में क्या आता है, तो 10 लीफ फ्रॉम अपेक्स, और इसका 30 क्या होता है, तो सैंपल साइज इसका 30 होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर फर्टिलाइजर से है। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज्ड कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि वह कौन सा फर्टिलाइजर है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था पूरे विश्व में, तो आपका कैल्शियम नाइट्रेट होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% पाया जाता है, 15.5% पाया जाता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 16% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड टू डिक्रीज नाइट्रोजन लॉसेस इन FYM एंड कैटल यूरिन, यानी कि पशुओं के मूत्र और FYM में नाइट्रोजन का जो लॉसेस होता है उसको कम करने के लिए किस प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं और सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम एंड सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द वर्ड कंपोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि कंपोस्ट वर्ड किससे मिलकर बना होता है, तो कंपोस्ट वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है वो लैटिन वर्ड में आपका कंपोनेयर होता है। लैटिन वर्ड क्या होता है, तो लैटिन वर्ड आपका कंपोनेयर होता है, जिसका मतलब पुट टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर द कंपोस्टिंग मटेरियल इज 20:1 to 30:1, यानी कि ऑप्टिमम CN रेशियो होता है कंपोस्टिंग मटेरियल, यानी कंपोस्टिंग मटेरियल के लिए जो ऑप्टिमम CN रेशियो होता है कितना होता है, तो कंपोस्टिंग मटेरियल के लिए जो ऑप्टिमम CN रेशियो होता है वो 20 से 30 संबंधी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टिपिकल कंपोस्ट अर्थवर्म इज आइसिनिया फोइटिडा, यानी कि ए टाइपिकल कंपोस्ट अर्थवर्म इज आइसिनिया फोइटिडा होता है, यानी कि जो एक प्रकार का जो कंपोस्ट अर्थवर्म होता है वो आपका आइसिनिया फोइटिडा होता है। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही कमर्शियल यूज किया जाता है, कौन, आइसिनिया फोइटिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1940 to 1980, यानी कि कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है इसको सर्वप्रथम कहाँ पर इनिशिएट किया गया था, तो इंग्लैंड में इनिशिएट किया गया था। कब किया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध जब फैला था 1914 से 1918 के बीच में, उसी समय प्रथम कंपोस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेरिकन डेवलपमेंट कंपनी, जिसे हम ADCO के नाम से जानते हैं, द अमेरिकन डेवलपमेंट कंपनी प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग वाज पेटेंटेड एट रथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन इंग्लैंड, यानी कि द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी जिसे हम ADCO के नाम से जानते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है इन्होंने ही पेटेंट दिया था, इन्हीं के द्वारा जो है पेटेंट दिया गया था। कौन था, उसका नाम क्या था, तो इंग्लैंड में रथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन के द्वारा, यानी इंग्लैंड में रथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन के द्वारा पेटेंट दिया जाता है किसके लिए, तो कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए। उस कंपनी का नाम क्या है, तो ADCO, जिसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय फॉलर एंड रिज इन 1922 एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में 1922 ईस्वी में फाउलर एंड रिज नामक साइंटिस्ट के द्वारा एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस को विकसित किया गया था। यानी एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस को फाउलर एंड रिज नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1922 ईस्वी में विकसित किया गया था। और उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदौर प्रोसेस इज डेवलप्ड इन इंडिया बाय हॉवर्ड एंड वार्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर। फिर से
इंदौर प्रोसेस इज डेवलप्ड, यानी इंदौर प्रोसेस इज डेवलप्ड इन इंडिया बाय हार्वर्ड एंड वार्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, वहाँ पर हार्वर्ड एंड वार्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा भारत में इंदौर प्रोसेस यानी कि कंपोस्टिंग की जो इंदौर विधि है उसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन अंडर थैच्ड रूफ टू प्रोटेक्ट वर्म्स अगेंस्ट रेन एंड सन, यानी कि वर्षा और सूर्य के प्रति, यानी वर्षा और सूर्य से बचाने के लिए, यानी वर्षा और सूर्य के विरुद्ध केचुए को प्रोटेक्ट करने के लिए छत के चारों तरफ जो है उसको ढक दिया जाता है, छत के चारों तरफ उसको ढक दिया जाता है। किसमें? तो वर्मी कंपोस्टिंग में, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस में वर्षा और सूर्य के धूप से बचाने के लिए छत को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर व्हाट डू यू मीन कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से आप क्या समझते हैं? 2 or more इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वह फर्टिलाइजर जिसमें 2 or more इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसी को हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं, यानी कि वह फर्टिलाइजर जिसमें 2 या 2 से अधिक आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी को हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर अल्कलाइन सॉइल, यानी अल्कलाइन सॉइल के लिए जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है वो कौन सा होता है? तो अमोनियम सल्फेट होता है, यानी कि अल्कलाइन सॉइल के लिए अल्कलाइन या फिर क्षारीय सॉइल्स के लिए जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है वो कौन सा होता है? तो अमोनियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर एसिडिक सॉइल्स, यानी कि एसिडिक सॉइल्स के लिए जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है वो क्या होता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे आप किसान खाद के नाम से जानते हैं, ग्वार खाद के नाम से जानते हैं, और सफ़ेद ग्वार खाद के नाम से जानते हैं, एंड सोना खाद के नाम से जानते हैं, एंड न्यूट्रल खाद के नाम से जानते हैं। तो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25.5% या फिर 26% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड नॉट सुटेबल फॉर सोलनेसियस क्रॉप्स, यानी अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनियम क्लोराइड जो फर्टिलाइजर्स होता है जिसमें अमोनियम की मात्रा पाई जाती है तो यह सोलनेसियस क्रॉप्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOP इज द बेस्ट पोटेशिक फर्टिलाइजर फॉर द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पोटैटो टोबैको क्रॉप्स, यानी पोटैटो टोबैको क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा जो पोटासिक फर्टिलाइजर होता है वो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, इसी को हम पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है? तो 60% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिविन क्या होता है? तो गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है। ओलिविन जो होता है किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो मैग्नीशियम का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो ओलिवाइन होता है। और ओलिवाइन किसका होता है? तो मॉलिब्डेनम का भी, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीशियम इन दोनों का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो ओलिवाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मेटल आयंस फॉर्म द मोस्ट स्टेबल मेटल EDTA चिलेट, यानी कैल्शियम मेटल आयंस जो होता है वह सर्वाधिक स्टेबल मेटल किस रूप में होता है? तो EDTA के चिलेट के रूप में होता है, यानी कैल्शियम मेटल आयंस फॉर्म द मोस्ट स्टेबल मेटल EDTA चिलेट, यानी कैल्शियम मेटल आयंस जो होता है वो सर्वाधिक स्टेबल मेटल जिसे हम EDTA चिलेट के नाम से जानते हैं वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जिसे हम FCO के नाम से जानते हैं इसको 28 अप्रैल 1957 ईस्वी को बनाया गया था, यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जिसे हम FCO के नाम से जानते हैं इसको 28 अप्रैल 1957 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर जिसे हम FMO के नाम से जानते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट 31 दिसंबर 1960 ईस्वी में किया गया था, यानी फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वो 28 अप्रैल 1957 को आया था, जबकि फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर जिसे हम FMO के नाम से जानते हैं 31 दिसंबर सन 1960 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, डिस्कस अबाउट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। द फर्स्ट अमोनियम प्लांट was established in 1930 by Friedrich Haber and Karp Bosch at Oppau, Germany for basic aniline and soda fabric AG BASF. The process is called Haber-Bosch process, यानी फर्स्ट अमोनिया प्लांट was established in 1913 by Friedrich Haber and Karp Bosch at Oppau, Germany for basic aniline and soda fabric AG base.
यानी BASF का मतलब होता है बेसिक एनिलीन एंड सोडा फैब्रिक AG, जो कि जर्मनी के अपाउ में स्थित है। यहीं पर कार्प बोस्क एंड हैबर फ्लीटेज यानी फ्लीटेज हैबर के द्वारा 1913 ईस्वी में अमोनिया प्लांट को सर्वप्रथम इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर बोस्क प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम हैबर बोस्क प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट ओल्डेस्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यानी सबसे पुराना बनाया गया फर्टिलाइजर कौन सा है? तो सबसे पुराना बनाया गया फर्टिलाइजर आपका अमोनियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन के नाम से जानते हैं, यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, न्यूट्रल खाद होता है, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है। इसी को किसान खाद, खोना खाद, ग्वार खाद, ठीक, और न्यूट्रल खाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ होलर जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि फर्स्ट प्रिपेयर्ड यूरिया इन 1828 ईस्वी में, यानी कि होलर एक प्रकार के जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम यूरिया को तैयार किया था कब? तो 1828 ईस्वी में। और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1922 ईस्वी में, यानी कि यूरिया का जो व्यावसायिक उत्पादन जो स्टार्ट हुआ था वो 1922 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। जबकि 1828 ईस्वी में सर्वप्रथम यूरिया को जर्मन साइंटिस्ट एफ होलर के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट सबसे पुराना मानव के द्वारा बनाया गया फर्टिलाइजर्स होता है। इट्स मैन्युफैक्चर्ड डेट बैक्स फिर से एंड इट्स मैन्युफैक्चर डेट बैक टू 1842 when Lars J.B. prepared for first time in England by treating rock phosphate with H2SO4, यानी कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट का जो प्रथम मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 1842 है। व्हेन लार्ज JB प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड बाय ट्रीटिंग रॉक फास्फेट विद H2SO4, किसके द्वारा तैयार किया गया था 1842 ईस्वी में? तो सिंगल सुपर फास्फेट को सर्वप्रथम मानव के द्वारा बनाया गया फर्टिलाइजर था, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर था, जो कि 1842 ईस्वी में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो लावेस JB के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। कि इसके ट्रीटमेंट से, यानी कि इसके रिएक्शन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो रॉक फास्फेट के साथ H2 यानी कि रॉक फास्फेट का H2SO4 के साथ क्रिया करा के सिंगल सुपर फास्फेट को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई परफॉर्मेंस ऑफ रॉक फास्फेट टू सप्लाई फास्फोरस टू क्रॉप प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड इन एसिडिक सॉइल्स, यानी एसिडिक सॉइल्स में हाई परफॉर्मेंस ऑफ रॉक फास्फेट टू सप्लाई फास्फोरस टू क्रॉप प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड इन एसिडिक सॉइल्स, यानी कि हाई परफॉर्मेंस ऑफ रॉक फास्फेट, यानी रॉक फास्फेट का जो हाई परफॉर्मेंस होता है यह फास्फोरस की सप्लाई के लिए क्रॉप प्लांट्स में किया जाता है, जो कि एसिडिक सॉइल्स, यानी हाई परफॉर्मेंस ऑफ रॉक फास्फेट टू सप्लाई फास्फोरस टू क्रॉप प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड इन एसिडिक सॉइल्स, यानी एसिडिक सॉइल्स में क्रॉप प्लांट्स को फास्फोरस की सप्लाई के रूप में रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी एसिडिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन एंड जर्मन वर्ड फॉर द एलिमेंट विथ सिंबल K इज कैलियम। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरब वर्ड एल्कली मीन्स एस, यानी कि द लैटिन या फिर जर्मन वर्ड फॉर द एलिमेंट विथ सिंबल ऑफ K, यानी कि जो सिंबल K बनाया गया है यह एक प्रकार का पोटेशियम एलिमेंट्स होता है। यह एक प्रकार का जर्मन वर्ड होता है या फिर इसी को हम लैटिन वर्ड के नाम से जानते हैं। और यह K जो होता है वो K का मतलब था कैलियम, और कैलियम जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम अरब वर्ड। कैलियम एक प्रकार का अरब वर्ड है। अरब वर्ड में कैलियम एक प्रकार का अरब वर्ड होता है जिसमें
KALI, जिसका मतलब होता है राख या फिर ऐश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम कंटेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज 2.40%, वेयर एज द कंटेंट ऑफ फास्फोरस इज ओनली 0.11%। यानी पोटेशियम कंटेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ क्रस्ट में पोटेशियम की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 2.40% तक पाई जाती है, जबकि फास्फोरस की मात्रा जबकि अर्थ क्रस्ट में फास्फोरस की मात्रा केवल 0.11% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पोटासिक फर्टिलाइजर वाइज है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट यूज्ड इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट। यानी कि सभी प्रकार के जो पोटासिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट, और जिसका प्रयोग भारत में सर्वाधिक रूप से किया जाता है, इसको विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। भारत में इनका फार्मेशन यानी पोटासिक फर्टिलाइजर का फार्मेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द अकरेंस ऑफ पोटेशियम डिपॉजिट्स इन लेह, जम्मू कश्मीर एंड बीकानेर राजस्थान। यानी कि वर्तमान समय में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट दिखाया गया है कि पोटेशियम का डिपोजिशन जो है वो लेह लद्दाख में हो रहा है, और बीकानेर राजस्थान में भी पोटेशियम का एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोटेशियम साइनाइड ए डबल साल्ट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। यानी पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो पोटेशियम सल्फेट का डबल साल्ट होता है। आगे मैग्नीशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट का डबल साल्ट होता है। इट इज़ रिसेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन ए पिलट स्केल एट भुवनेश्वर भावनगर गुजरात। यानी पोटेशियम साइनाइड एक पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट का एक डबल साल्ट होता है। इट इज़ रिसेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन ए पायलट स्केल एट भावनगर गुजरात, जो कि भावनगर गुजरात में एक पायलट स्केल के रूप में विकसित प्रोड्यूस किया गया, फिर उत्पन्न किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, सैंड कोल एस फिलर मटेरियल इन फर्टिलाइजर मिक्सचर। यानी फर्टिलाइजर मिक्सचर में यानी फर्टिलाइजर के मिश्रण में फिलर मटेरियल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फर्टिलाइजर के मिक्सचर में फिलर मटेरियल के रूप में हम डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं, लाइमस्टोन का प्रयोग कर सकते हैं, सैंड का प्रयोग कर सकते हैं, सैंड का प्रयोग कर सकते हैं, कोल का प्रयोग कर सकते हैं, एस का यानी राख का, कोयला का, बालू का, लाइमस्टोन का, डोलोमाइट का, इन सभी का प्रयोग जो होता है वो फर्टिलाइजर के मिक्सचर के रूप में हम फिलर मटेरियल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई हर्बिसाइड्स यानी सूखे हुए हर्बिसाइड कौन कौन से होते हैं, तो मिक्सचर ऑफ हर्बिसाइड प्लस फर्टिलाइजर्स। यानी फर्टिलाइजर के साथ जब हम फर्टिलाइजर का मिक्सचर जब हम हर्बिसाइड के साथ कर देते हैं तो उसी को हम ड्राई हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को जो है ड्राई हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कंटेंट इन मैक्सिमम इन बर्न्ट लाइम। यानी कि जो जले हुए यानी बूझे हुए यानी जले हुए बर्न्ट लाइम यानी जो जले हुए लाइम होता है उसमें कैल्शियम की कंटेंट सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना पाई जाती है, तो 70% पाई जाती है। फॉलोवेड बाई हाइड्रेटेड लाइम में 50% तक लाइम की मात्रा पाई जाती है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन बर्न्ट लाइम, यानी जला हुआ जो लाइम होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कितना पाया जाता है, तो 70% पाया जाता है। जबकि हाइड्रेटेड यानी कि बुझे हुए लाइम में कैल्शियम की मात्रा 50% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में पाई जाती है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 45% तक पाया जाता है। फॉलोवेड बाई की सेराइट में कितना, तो 18.2% तक पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कितना, 45% तक पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर आपका की सेराइट होता है जिसमें 18.2% तक मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर कंटेंट इज मैक्सिमम इन अमोनियम सल्फेट 23% तक। यानी कि कहने का सीधा मतलब है सल्फर कंटेंट इज मैक्सिमम इन अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट में जो सल्फर कंटेंट की मात्रा मैक्सिमम होती है 23% होती है। यानी सल्फर कंटेंट इज मैक्सिमम इन अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट में सल्फर की जो मैक्सिमम मात्रा होती है वो 23% होती है। फॉलोवेड बाई पोटेशियम सल्फेट एंड जिप्सम में 18% तक। इसके बाद आपका पोटेशियम सल्फेट आता है और जिप्सम आता है, जिसमें
जिसमें सल्फर की मात्रा 18% हो गई, यानी पोटेशियम सल्फेट और जिप्सम दोनों में ही कितनी मात्रा होती है सल्फर की, तो 18% होती है। नेक्स्ट, नीम सीड कंटेंस 0.2 to 0.3% आज़ादी रेक्टिन, यानी नीम सीड कंटेंस यानी नीम के बीज में कितने परसेंट तक आज़ादी रेक्टिन पाया जाता है, तो नीम के सीड में 0.2 से 0.3% तक आज़ादी रेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस कंटेंस 50 से 60% तक मीथेन, 40% कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फिर से बायोगैस कंटेंट्स यानी बायोगैस में कितनी मात्रा पाई जाती है, तो बायोगैस में 50 से 60% तक केवल मीथेन पाया जाता है और 40% में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर क्या होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, यानी वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण वॉल्केनिक इरप्शन के कारण लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर यानी सल्फर का सबसे बड़ा स्रोत कौन माना जाता है, तो सल्फर का सबसे बड़ा स्रोत आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। नेक्स्ट टेबल दिया है, अब हम टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेबल में आपका फर्टिलाइजर एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है, तीसरी तरफ पोटास का परसेंटेज दिया है, तीसरी तरफ आपका पोटेशियम का परसेंटेज दिया है। तो एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कितना 82% तक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% तक पाई जाती है और सल्फर की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है, 24% के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 33.5% तक पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा 12.5% पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा 16% तक पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा 19% पाई जाती है। मैग्नीशियम की मात्रा 0.3% तक पाई जाती है, किसमें, तो सिंगल सुपर फास्फेट में। और सर्वप्रथम बनाया गया जो फर्टिलाइज़र है, यानी भारत में सर्वप्रथम बनाया गया फर्टिलाइज़र जो है, भारत और विश्व में दोनों में सर्वप्रथम बनाया गया जो फर्टिलाइज़र है आपका सिंगल सुपर फास्फेट होता है। पोटासिक फर्टिलाइज़र का फॉर्मेशन हमारे इंडिया में होता ही नहीं है, केवल इम्पोर्ट किया जाता है विदेशों से। नेक्स्ट, मोनोअमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट है मोनोअमोनियम फास्फेट जिसे हम MAP के नाम से जानते हैं। इसमें 11% तक नाइट्रोजन और 48% तक फास्फोरस पाया जाता है। रॉक फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा पता नहीं, फास्फोरस की मात्रा 20 से 40% तक पाया जाता है। नहीं, रॉक फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो रॉक फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 20 से 40% तक पाया जाता है। बेसिक स्लैग में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो बेसिक स्लैग में फास्फोरस की मात्रा 14 से 18% तक पाया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे कैन के नाम से जानते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक पाई जाती है, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक पाई जाती है। नेक्स्ट, हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे हम पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसमें पोटास की मात्रा 60% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है सल्फर ऑफ पोटास जिसे हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम SOP के नाम से जानते हैं। इसमें पोटास की मात्रा सीधे 50 नंबर लिखा है इसमें, तो 50% तक इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। सल्फर ऑफ पोटास या फिर पोटेशियम सल्फेट या फिर सल्फर ऑफ पोटास SOP सल्फर ऑफ पोटास या फिर इसी को हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें 50% तक पोटास की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है। डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपका बोन मिल आता है, यानी कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपका बोन मिल आता है, हॉर्न मिल आता है, ब्लड मिल आता है, मीट मिल आता है, फिश मिल आता है, गुआनो आता है, आयल केक्स आता है, नहीं यानी आयल केक्स आता है, गुआनो आता है, फिश मिल आता है, मीट मिल आता है, ब्लड मिल आता है, हॉर्न मिल आता है और बोन मिल आता है। ये सभी जो होते हैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एडिबल आयल केक्स यानी कि खाए जाने वाले कौन कौन से केक्स होते हैं, तो ग्राउंड नट का केक खाया जाता है जिसमें 7.1% नाइट्रोजन पाया जाता है। 7.1% तक नाइट्रोजन की मात्रा इसमें पाई जाती है। दूसरा आपका जिंजली केक्स यानी पहले नंबर पे आपका ग्राउंड नट केक्स आता है, दूसरे नंबर पे आपका जिंजली केक्स आता है। ये सब जिंजली केक्स आता है, ये सभी ईटेबल आयल केक्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन ईटेबल आयल केक्स में आपका केस्टर आता है, केस्टर का केक आता है, नीम का केक आता है, यानी कि केस्टर यानी अरंडी का केक और नीम का केक, ये सभी जो होते हैं नॉन ईटेबल आयल केक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कंसनट्रेटेड मैन्योर्स में क्या आता है, तो बोन मिल आता है, यानी कि बेस्ट कंसनट्रेटेड मैन्योर्स में क्या आता है, तो बोन मिल आता है, यानी कि हड्डी का चूरा जो होता है वो सर्वाधिक अच्छा कंसनट्रेटेड मैन्योर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम ट्री इज रिगार्डेड एज विलेज डिस्पेंसरी, यानी नीम का जो पौधा होता है वो विलेज डिस्पेंसरी के रूप में
जाना जाता है, यानी कि नीम का जो पौधा होता है वो विलेज डिस्पेंसरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्टिलाइजर आता है। फर्टिलाइजर में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% तक, फास्फोरस और पोटास पता नहीं है। FYM में नाइट्रोजन की मात्रा, FYM के लिए ट्रिक बनाए हैं 0.525, यानी कि पहले में आपका 0.50% नाइट्रोजन होता है, दूसरे में आपका 0.25% फास्फोरस होता है, फिर तीसरे नंबर पे 0.50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ गलत दिया है 0.50, 0.25 और 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 30% तक होती है, फास्फोरस की मात्रा 1% तक होती है और वहीं पोटास की मात्रा 1.5% तक होती है, यानी कि 311 वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ग्राउंडनट के केक में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7.3% तक नाइट्रोजन की मात्रा ग्राउंडनट के केक में पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा 1.5% तक पाया जाता है, 1.3% तक पोटास की मात्रा पाई जाती है इन केस ऑफ ग्राउंडनट केक्स। तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? तो बायो फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स, यानी तीसरे नंबर पे आपका बायो फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर से देखने को मिलता है। बायो फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर से देखने को मिलता है। पहले नंबर पे आपका स्पोरोफाइट्स में क्या आता है? तो सैप्रोफाइट्स में क्या आता है? तो एस्परजिलस आता है, पेनिसिलियम आता है एंड ट्राइकोडर्मा आता है। फिर से सैप्रोफाइट्स में क्या क्या आता है? तो सैप्रोफाइट्स में आपका एस्परजिलस आता है, पेनिसिलियम आता है एंड ट्राइकोडर्मा देखने को मिलता है, जिसे हम ट्री पैट के नाम से जानते हैं। ठीक, PAT पैट मतलब, पैट का मतलब P फॉर हो जाएगा पेनिसिलियम, A फॉर हो जाएगा आपका एस्परजिलस एंड T फॉर हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा। यानी सैप्रोफाइट्स में आपका पेनिसिलियम आता है, एस्परजिलस आता है एंड ट्राइकोडर्मा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम इनाकुलेंट्स। ठीक, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम इनाकुलेंट्स, यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम इनाकुलेंट्स में क्या आता है? तो इसमें आपका राइजोबियम आता है, एक्टिनोमाइसिटीज आता है, राइजोबियम एंड एक्टिनोमाइसिटीज एनी आता है, एक्टिनोमाइसिटीज एलेनी आता है, यानी राइजोबियम एंड एक्टिनोमाइसिटीज एलेनी किसके अंतर्गत आता है? तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम इनाकुलेंट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसोसिएशन विद प्लांट्स एस्परजिलस, यानी कि प्लांट के साथ जो एसोसिएशन करता है कौन होता है? तो जो एजोस्पाइरिलम करता है, यानी कि प्लांट के साथ जो एसोसिएशन करता है वो आपका एजोस्पाइरिलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका एजोटोबैक्टर आता है, क्लोस्ट्रीडियम आता है। एग्जांपल के तौर पे वेजिटेबल क्रॉप्स में, यानी वेजिटेबल क्रॉप्स में एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम का प्रयोग हम फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में करते हैं, यानी कि वेजिटेबल क्रॉप्स में एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम का प्रयोग जो होता है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म माइकोराइजा वाज कॉइन्ड बाय A.B. फ्रैंक इन 1885, यानी 1885 ईस्वी में A.B. फ्रैंक के द्वारा माइकोराइजा टर्म को दिया गया था, यानी कि माइकोराइजा टर्म को किसके द्वारा दिया गया था? माइकोराइजा टर्म को 1885 ईस्वी में A.B. फ्रैंक के द्वारा दिया गया था। और 1885 ईस्वी में ही क्या दिया गया था? तो बोडियाक्स मिक्सचर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बोडियाक्स मिक्सचर का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो बोडियाक्स मिक्सचर का इस्टेब्लिशमेंट 1885 ईस्वी में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोराइजा इंक्रीज एवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस, यानी माइकोराइजा जो होता है वो फास्फोरस की एवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैर्टिंग नेट इज फाउंड बाई माइकोराइजा, यानी एक्टोमाइकोराइजा, यानी एक्टोमाइकोराइजा के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? तो एक्टोमाइकोराइजा के द्वारा हार्टिग नेट, यानी हार्टिक नेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो एक्टोमाइकोराइजा के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम BGA के नाम से जानते हैं, इसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया एज किसके अंतर्गत क्या कहता है? तो इसके अंतर्गत आपका नास्टाक और एनाबिना आता है। नास्टाक और एनाबिना किसके अंतर्गत आता है? तो नास्टाक एंड एनाबिना बैन। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है बैन, यानी B से ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा और साइनोबैक्टीरिया। ठीक, बी कैन ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे एनाबिना और नास्टाक जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो था वो हेट्रोसिस्ट के नाम से जाना जाता है, फ्री वाटर फन में आपका एजोला आता है, यानी कि फ्री वाटर फन में क्या आता है? तो फ्री वाटर फन में आपका एजोला आता है। फ्री वाटर फन में क्या देखने को मिलता है? तो फ्री वाटर फन में आपका एजोला देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्या है? फास्फेट सॉल्युबलाइजर्स में आपका स्यूडोमोनास आता है, एस्परजिलस आता है, बैसिलस आता है, पेनिसिलियम आता है, यानी कि
फास्फेट सॉल्युबलाइजर्स में क्या देखने को मिलता है, तो फास्फेट सॉल्युबलाइजर्स में आपका स्यूडोमोनास आता है, एस्परजिलस आता है, बैसिलस आता है एंड पेनिसिलियम आता है। एक्टोमॉर्फिक में एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा में क्या आता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज आता है, यानी एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा में क्या आता है, तो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा में आपका बेसिडियोमाइसिटीज आता है, बेसिडियोमाइसिटीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा में क्या आता है, तो ग्लोमस एंड गीगा स्पोर्स आता है, यानी एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा में क्या देखने को मिलता है, तो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा में आपका बेजिडियोमाइसिटीज देखने को मिलता है, जबकि इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा में आपका ग्लोमस एंड गीगा स्पोर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन हेम्प जिसका साइंटिफिक नेम क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है, यानी कि सन हेम्प जिसका साइंटिफिक नेम क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है। पीली पेसेरा जिसे फैसियोलस ट्राइफुलस के नाम से जानते हैं, यानी पीली पेसेरा जिसका साइंटिफिक नेम फैसियोलस ट्राइलोबस होता है। ग्वार का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है, यानी ग्वार का साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है। इंडिगो का साइंटिफिक नेम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है किसका, इंडिगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इंडिगो का साइंटिफिक नेम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया होता है। एंड वाइल्ड इंडिगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वाइल्ड इंडिगो का साइंटिफिक नेम टेफ्रोसिया परपुरिया होता है, यानी वाइल्ड इंडिगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो टेफ्रोसिया परपुरिया होता है। यह क्या होते हैं, तो ड्राउट टॉलरेंट लेग्यूम के रूप में जाना जाता है, यानी सूखा सहनशील लेग्यूम के रूप में किसे जाना जाता है, तो इन सभी को जाना जाता है, यानी सन हेम्प हो गया, पीली पेसेरा हो गया, गुआर हो गया, इंडिगो हो गया, वाइल्ड इंडिगो, इन सभी को ड्राउट टॉलरेंट लेग्यूम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ढैंचा या फिर कोलिनाइजी जिसका साइंटिफिक नेम सेस्पेनिया एक्विलेटिया होता है। इसे हम फ्लड टॉलरेंट एल्कलाइन एंड लॉस्ट सॉइल के लिए बेस्ट माना जाता है, वाटर लॉस्ट सॉइल के लिए बेस्ट माना जाता है। फिर से ढैंचा या फिर ढैंचा को ही हम किस नाम से जानते हैं, ढैंचा को ही कोलिनाइजी के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम सेस्पेनिया एक्विलेटिया होता है। और यह फ्लड के प्रति टॉलरेंट होता है, अल्कलाइन के प्रति टॉलरेंट होता है, वाटर लॉस्ट सॉइल के लिए भी टॉलरेंट माना जाता है। एक होता है आपका सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा जो कि स्टेम एंड रूट न्यूट्रल्स दोनों होता है, जिसमें स्टेम में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और उसके रूट्स में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। हेल्प कौन करता है, तो मॉलिब्डेनम एलिमेंट हेल्प करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कौन सा रूट न्यूट्रल्स में कौन सा ग्लोबिन पाया जाता है, तो रेड हेमोग्लोबिन, यानी कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर किसके कारण होता है, तो वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्राफ्ट, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का फिक्सिंग, यानी कि सबसे तेज नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला क्राफ्ट कौन सा, सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्राफ्ट, यानी सबसे तेज नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला क्राफ्ट आपका सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा होता है। इसी को हम स्टेम नीडलिंग फॉर्मेशन, यानी यह आपका स्टेम नीडलिंग फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर क्राफ्ट में आपका ग्लाइरिसीडिया आता है। अदर क्राफ्ट में क्या आता है, तो अदर क्राफ्ट में आपका ग्लाइरिसीडिया आता है, करंज आता है, टेफ्रोसिया आता है, इंडिगोफेरा आता है, यानी इंडिगोफेरा आता है, टेफ्रोसिया आता है, करंज आता है और ग्लाइरिसीडिया आता है, अन्य क्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर पे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। चौथे नंबर पे क्या है, तो चौथे नंबर पे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।